नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के आयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कल गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा, विश्व कोविड की चौथी लहर का सामना कर रहा है। कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र ने आश्वासन दिया, देश में प्रतिदिन 18,800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण कल से रात्रि कर्फ्यू। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में 4 दिन की कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत का सामना पाकिस्तान से। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व का धर्म गुरु होने के नाते भारत का ये दायित्व है कि वो सभी देशों में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में योगदान करे। श्री मोदी आज नई दिल्ली में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के समुचित आयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस समिति की अधिसूचना 20 दिसंबर को जारी की गई थी। इसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 53 सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो की स्मृति में आयोजित किए जाने वाले समारोहों के बारे में अमूल्य सुझावों और विचारों के लिए गणमान्य सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि श्री अरबिंदो के जीवन दर्शन के 2 पहलू, क्रांति और विकास, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में इन दोनों पहलुओं पर बल दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो द्वारा प्रतिपादित महामानव बनाने के लिए नर से नारायण की विचारधारा में समाहित महानता की परिकल्पनाओं की दिशा में युवाओं को उत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि देश के 150 विश्वविद्यालयों को श्री अरबिंदो के जीवन और विचारधारा के विभिन्न पहलुओं पर पेपर लेखन में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह के साथ श्री अरबिंदो के स्मृति समारोह शुरू करने का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। हर वर्ष 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख संगत लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाती है। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव लखपत में रुके थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी निशानियां रखी हैं, जिनमें लकड़ी के जूते, पालकी और गुरुमुखी की पांडुलिपियां और चिन्हों की लिपियां शामिल हैं। 2001 में भूकंप के दौरान लखपत साहिब गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मरम्मत के लिए तुरंत प्रयास किए थे। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के बारे में प्रधानमंत्री के हाल के प्रयासों से उनकी श्रद्धा और आस्था परिलक्षित होती है। सरकार ने कहा है कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 358 रोगियों का पता चला है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ओमिक्रॉन के कुल रोगियों में से 114 स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 88 रोगियों में से 42 और दिल्ली में 67 में से 23 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। श्री भूषण ने बताया कि ओमिक्रॉन के 183 संक्रमित लोगों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि इनमें से 121 ने विदेश यात्राएं की थीं।
183 में से 87 लोग फुली वैक्सीनेटेड थे और 3 लोग ऐसे थे जिनको की 3 डोज मिली हुई। इन 3 मामलों में से 2 मामले दिल्ली में और 1 मामला मुंबई में पाया गया है। 7 लोग अनवैक्सीनेटेड थे, 2 लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड थे यानी उनको 1 डोज मिली थी और 16 लोग ऐसे थे जो इनएलिजिबल थे यानी जिस भी देश से आ रहे थे उनके नेशनल वैक्सीनेशन कार्यक्रम में उस आयु वर्ग को नहीं कवर किया जाता था और 73 लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है और इसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। श्री भूषण ने कहा कि कोविड संक्रमण के मामले में दुनिया चौथी लहर का सामना कर रही है और संक्रमण दर 6.1% है। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेज आए। द ओवरऑल पॉजिटिविटी इज 6.1। सो देयरफॉर वी हैव टू बी ऑन गार्ड एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूजन। हमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरतनी है। विश्व में यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में कोविड के केसेस 26 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हर सप्ताह लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एशिया में ये केसेस अभी भी घट रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है। इसके रोगी 1.5 से 3 दिन में दोगुना हो रहे हैं। श्री भूषण ने कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। विश्व भर में 108 देशों में ओमिक्रॉन के रोगियों की कुल संख्या 1,51,000 से अधिक हो गई है। ब्रिटेन, डेनमार्क, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित 10 देशों में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मरीज हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में प्रतिदिन 18,800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। श्री भूषण ने बताया कि आपात कोविड उपाय पैकेज 2 23,123 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जा रहा है। इसमें से आधी राशि राज्यों को दी जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न राज्य इस निधि से 96,900 से अधिक ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों और अन्य व्यवस्थाओं कर रहे हैं। हमने देश भर में 18 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स तैयार किए हैं। 4,94,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार हुए हैं। 1,40,000 के लगभग आईसीयू बेड तैयार हुए हैं। 24,000 पीडियाट्रिक आईसीयू हैं। 64,000 पीडियाट्रिक नॉन आईसीयू बेड्स तैयार हुए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 ECRP 2 जिसे कहा जाता है, ये 23,123 करोड़ का पैकेज है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने ओमिक्रॉन के संक्रमण की परिणति गंभीर क्लिनिकल मामलों में तब्दील होना अनिवार्य नहीं है। नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि लोगों को अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। We have emphasized individual discipline, wearing masks, hygiene, no crowding, unnecessary travel to be avoided, not to create lockdown. So individual behavior, systemic response by way of surveillance strategy and by way of the required restrictions on a societal level, and of course constant vigil, सतर्कता और सावधानी, ये हमारे लिए आज का मंत्र है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 140 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 57,44,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी दौरान 7,051 रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.40% है। कल 6,650 नए कोविड मरीज सामने आए। दिल्ली में सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है। 1,48,33,000 लाभार्थियों को पहला टीका लगाया जा चुका है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल से राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। शादियों जैसे किसी भी समारोहों या आयोजनों में अधिकतम 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के डॉक्टर संजीव कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे।
श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2342-1230 और 011-2342-1764। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत देश भर के 11 करोड़ 50 लाख किसानों को सहायता दी जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में 4 दिन की प्रदर्शनी एग्रो विजन के शुभारंभ के अवसर पर कृषि क्षेत्र में ढांचागत विकास पर बल देते हुए श्री तोमर ने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ढांचागत वित्तीय सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को नए कृषि कानून रास नहीं आए हैं। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोलियम और ईंधन के आयात पर 1 खरब से अधिक रुपए खर्च होते हैं। इससे बचने के लिए जैव ईंधन की जरूरत है, जो पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ सस्ता भी है। श्री गडकरी ने कहा कि 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहनों से किसानों को बायो एथेनॉल बनाने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने सोया से बने खाद्य पदार्थ की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए सोया पर 30 जून 2022 तक भंडारण सीमा तय कर दी है। सोया भंडार नियंत्रण आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस आदेश के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग के परामर्श से स्टॉक की सीमा तय की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश से आतंकवाद का उन्मूलन किया जाएगा। महाराष्ट्र के धुले में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत को रोकने का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि पड़ोसी देश भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने यह दिखाया है कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर भी निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करके भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना दशकों पुराना वायदा पूरा किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। नई दिल्ली में आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्री पुरी ने कहा कि विपक्ष ने शीतकालीन सत्र में जनहित के कई मुद्दे उठाए, जिस पर सरकार भी गंभीर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष बहस से बचता रहा। सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष का व्यवहार अनुचित था। उन्होंने संसद में एक उत्तरदायी विपक्ष दल के रूप में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहने के लिए कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के आयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कल गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा, विश्व कोविड की चौथी लहर का सामना कर रहा है। कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र ने आश्वासन दिया, देश में प्रतिदिन 18,800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण कल से रात्रि कर्फ्यू। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास पर बल दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में 4 दिन की कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुशील चंद्रा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के दल ने देहरादून के 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग राज्य में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें 55 जनरल तथा 13 शेड्यूल कास्ट तथा 2 SC SC के लिए चुनाव होने हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग हमेशा से स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा प्रलोभन मुक्त तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। श्री सुशील चंद्रा ने कहा कि राज्य में 100 मतदाता केंद्रों को महिलाएं संचालित करेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेघालय विधानसभा अध्यक्ष मेतबाह लिंगदो ने कांग्रेस के 12 विधायकों के तृणमूल कांग्रेस में विलय की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बनने की योग्यता हासिल कर ली है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 5 राज्यों में 1,07,000 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की कल नई दिल्ली में हुई 57वीं बैठक में ये मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान कर रहा है। ये एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता प्रदान करने के लिए की थी। सरकार ने पिछले साल मार्च में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरित करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार करीब 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले महीने मंत्रिमंडल ने इस योजना को और 4 महीने के लिए अगले वर्ष मार्च तक बढ़ाने को मंजूरी दी थी। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। चौबीस दिसंबर पांडुरंग सदाशिव साने की जयंती है, जिन्हें उनके अनुयायी साने गुरुजी कहते हैं। शायर हा महाराष्ट्राचा प्राण, साने गुरुजींचे गातो गुणगान। पांडुरंग साने एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1899 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। साने ने संभावित रूप से आकर्षक करियर त्याग कर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थी नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा के आह्वान से प्रेरित होकर साने ने अपना शिक्षण व्यवसाय छोड़ दिया और अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित करने का फैसला किया। भारत चळवळ सुरू झाली, गांधीजींनी प्रेरणा दिली, करेंगे मरेंगे मंत्रा, जनतेने खूप दिली बघा साथ जी, जनतेने खूप दिली बघा साथ। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र, विशेषकर खानदेश क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के संगठन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 1930 से 1947 के दौरान साने ने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। वे 6 साल और 7 महीने के लिए धुले, तिरुचिरापल्ली, नासिक, यरवड़ा और जलगांव की जेलों में रहे। साने ने विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता की समस्या के संदर्भ में भारतीय भाषाओं को सीखने के महत्व को पहचाना। उन्होंने अंतर भारतीय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने थिरुकुरल की प्राचीन तमिल कृति का मराठी में अनुवाद भी किया। पांडुरंग साने ने अस्पृश्यता के मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए पूरे महाराष्ट्र की यात्रा की। मई 1947 में उन्होंने तथाकथित अछूतों के लिए पंढरपुर विट्ठल मंदिर खुलवाने के लिए भूख हड़ताल की। दिन के उपवास के बाद विट्ठल मंदिर के कपाट अंततः तथाकथित अछूतों के लिए खोल दिए गए। महात्मा गांधी की हत्या से पांडुरंग साने अत्यंत दुखी हुए। गांधी जी की हत्या का समाचार सुनकर साने 21 दिन के अनशन पर बैठ गए।
राष्ट्र की परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने 11 जून 1950 को अपना जीवन समाप्त कर दिया। चौबीस दिसंबर महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ईवी रामासामी की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। एक महान वक्ता पेरियार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को लामबंद किया। सामाजिक गतिविधियों को समय देने के लिए पेरियार ने सभी सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया, साथ ही आकर्षक पारिवारिक व्यापार को भी छोड़ दिया। खादी के प्रचार और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के लिए उन्हें कारावास की सजा दी गई। पेरियार लैंगिक समानता के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी अथक प्रयास किया। रामासामी ने 50 साल से अधिक समय भाषण देते हुए बिताया। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि सभी नागरिक समान हैं। रामासामी के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश तक तमिल समाज में सांप्रदायिक भेदभाव की गहरी पैठ थी। पेरियार को द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 24 दिसंबर 1973 को पेरियार ने अंतिम सांस ली। आज हम हरभजन सिंह को भी याद कर रहे हैं, जो 1942 में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। उन्होंने बर्मा के मोर्चे पर द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 24 दिसंबर 1944 को बर्मा में दुश्मन के साथ युद्ध में शहीद हो गए। हम इस वीर शहीद को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ईसा मसीह का प्रेम और दया का संदेश आज भी समूची मानवता को प्रेरित कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस ऐसा पर्व है जो प्रेम और दया के मूल्यों में हमारा विश्वास सुदृढ़ करता है। उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता कल्याण एजेंसियों से अपील की है कि वे जनता की आकांक्षाएं पूरी करें। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर श्री गोयल ने राज्य और जिला स्तर के उपभोक्ता आयोगों से कहा कि वे शीघ्र शिकायत निवारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आधारित उपभोक्ता सेवाओं का विस्तार करें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 191 अंक घटकर 57,124 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 69 अंक कम होकर 17,004 दर्ज हुआ। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। पहले मैच में कल टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमारात पर 154 रन से जीत दर्ज की थी। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत के लिए 23 साल तक खेले हरभजन 2007 में 2020 और 2011 में एक दिवसीय विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। हरभजन ने 103 टेस्ट मैच में 417 विकेट लिए, 236 वनडे में 269 विकेट और 28 2020 में उन्होंने 25 विकेट लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के आयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कल गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगी। सरकार ने कहा, विश्व कोविड की चौथी लहर का सामना कर रहा है। कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र ने आश्वासन दिया, देश में प्रतिदिन 18,800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण कल से रात्रि कर्फ्यू।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास पर बल दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में 4 दिन की कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।